हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी आरबीएसई का चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में फिनिश करेंगे। पहले लेक्चर में हम देखेंगे सैनिटेशन क्या है और दूसरे में देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत छोटा क्वेश्चन आता है। अच्छा, पहली चीज़ इसको समझ लो आप ढंग से, और समझ में आ गया तो फिर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है टू द पॉइंट इसको आप लिख के आओ, अपने हिसाब से भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो बहुत सारी कॉमन सी चीज़ें इसमें, एक तो सफाई के बारे में बात करेंगे, सैनिटेशन जिसको स्वच्छता बोलते हैं, और दूसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी यहाँ पर सामने ही, जैसे स्वच्छ शौचालय। अभी आपने एक मिशन सुना होगा जो इंग्लिश हिंदी हर जगह पर आता है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जिसको मतलब मोदी जी के द्वारा चलाया गया था और गांधी जी के जन्म दिवस पर ही चलाया गया था उसको। ठीक है, तो वहाँ पर किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, आपने देखा होगा अगर रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स निर्माण का काम करवाया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स का निर्माण किए गए थे। क्योंकि गांव में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि लोग बाग, आपको पता है, कहाँ पर बाहर खुले में शौच करने जाते थे, जिसको हम बोलते थे ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिकेशन का मतलब है खुले में शौच करने को बोलते हैं ओपन डेफिकेशन। तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए भी, एज वेल एज आसपास की जो कम्युनिटी रहती है सबके लिए वो डेंजरस है। तो उसी को दूर करने के लिए क्या चलाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन, ताकि घर घर में क्या बने, टॉयलेट्स बने और लोग घर में मतलब टॉयलेट करने की या टॉयलेट में जाने की आदत डालें। क्योंकि गांव में अभी थोड़ा लोग कंजर्वेटिव हैं, गांव में जो टॉयलेट बनाने को थोड़ा अजीब सा समझते हैं। आपने देखा होगा एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, टॉयलेट एक प्रेम कथा, ताकि मतलब गांव के लोगों में या फिर थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाई जा सके कि भाई ये टॉयलेट बहुत ज़रूरी है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। तो आजकल तो खैर एक क्रांति सी आ गई है, जब से स्वच्छ भारत मिशन चला है तब से मतलब आप देख सकते हो गांव-गांव में मतलब टॉयलेट निर्माण बहुत बड़े स्केल पर हुआ है। ठीक है, तो खैर शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम से आप क्या समझते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब आपको हार्डली 6 7 या 5 6 लाइन जितनी लिख दोगे काम चल जाएगा। दूसरा आया था, मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ सैनिटेशन। सैनिटेशन के 2 टाइप्स को समझाइए। मतलब 2019 में किससे आया क्वेश्चन, सैनिटेशन से आया। तो इस बार संभावना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आएगा, क्योंकि इसके 2 ही। तो इस बार जो संभावना बन रही है वो संभावना यही है कि अभी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है यहीं से, इसी वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, एक ये टीवी पर आपने ऐड बहुत ज़्यादा देखा होगा। अब देखो, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है और ज़्यादा बड़ी समस्या है। जैसे आपने अमिताभ बच्चन का ऐड देखा होगा, न पत्री के नीचे, ये क्या है, न पत्री के आजू, न तालाब के बाजू, न झाड़ी के पीछे, न पेड़ के नीचे, दरवाज़ा बंद करो बीमारी बंद। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, अब पूरा भारत शौच करेगा तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। मतलब कहीं पे शौच करने नहीं जाना आपको, कहाँ पे शौच करने जाना है, दरवाजे के पीछे जाना है, मतलब टॉयलेट में जाना है। तो ये मतलब एक प्रकार से लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा रही है। आप सोच सकते हो कि अभी भी हम कितना मतलब पीछे चल रहे हैं। रूरल एरियाज में अभी भी देखो आप, मतलब गांव में अगर आप कोई गांव के एरिया से हो तो बहुत सारे लोग खुले में शौच करने जाते हैं, बाहर शौच करने जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मेजर समस्या है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया, ताकि मतलब लोग जो ओपन एरियाज में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईजिंग, EASING, ओपन एरियाज में थोड़ा आराम मतलब शौच करने जाते हैं, ये वाला प्रोसेस। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है। खैर, अब हम छोटी छोटी पहले डेफिनेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सैनिटेशन के टाइप्स। ठीक है, तो व्हाट इज सैनिटेशन। तो सैनिटेशन का मतलब क्या है, द वर्क ऑफ डिस्पोजल ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड सैनिटेशन। मतलब हमारे आसपास जितने भी टाइप का वेस्ट है उसको बाहर निकालना, फेंकना क्या कहलाता है, सैनिटेशन कहलाता है। या किसी सिटी के अंदर जितना भी वेस्टेज कलेक्ट हो रहा है, वेस्टेज बन रहा है, उसको कलेक्ट करना, एक उसकी सही जगह पर पहुंचाना क्या कहलाता है, सैनिटेशन कहलाता है। जैसे घर में हम सैनिटेशन कैसे करते हैं, आजकल देखा होगा अपने सिटीज़ में, तो वो गाड़ी वाला आता है और कचरा निकाल, ये गाना भी आता है, गाड़ी वाला आया है तू कचरा निकालें,
आई डोंट नो आपके सिटीज़ में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, मगर यहाँ पे तो मैं देखता हूँ भरतपुर में तो बहुत ज़्यादा आता है, ये गाड़ी वाला आया है तो कचरा निकाल, तो हर गली गली में ऐसे होकर वो जाते हैं, तो घर में जितना भी कचरा होता है हम उसको उसमें डाल देते हैं। तो ठीक है, तो घर का या कहीं का भी जितना भी कचरा है, वेस्टेज है, उसको कहाँ पर डालना, मतलब बाहर निकालना, एक सुरक्षित जगह पर पहुँचाना जहाँ पर कचरे को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, वेस्ट को डिस्पोज करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। ये चीज़ होगी हमारा सैनिटेशन। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है। अब सैनिटेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, वाई इज सैनिटेशन इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड। देखो सैनिटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके आसपास गंदगी फैलती रहेगी, ठीक है, देखो मैं इसके कई सारे नुकसान बताता हूँ। अगर हमारे आसपास गंदगी है, नंबर एक तो वहाँ पे मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, जिससे और क्या होगा, बीमारियाँ फैलने की संभावना रहेगी, मच्छर से होने वाले बहुत सारे रोग हो जाएंगे। ऊपर से उस एरिया में आपको देखना बहुत बुरी वो बदबू आएगी, तो वहाँ से निकलने करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कई सारे प्लेसेस आपने देखे होंगे सिटीज़ में भी, अब बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है तो वहाँ पर बदबू आती है, चलने में दिक्कत आती है, तो बीमारियाँ फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मैनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज में स्प्रेड ड्यू टू दैट अनहाइजेनिक कंडीशंस, उनकी वजह से बहुत सारी प्रकार की बीमारियाँ फैल सकती हैं। ऊपर से फिर अपना आप अगर मान लो कोई एरिया आपके शहर में बहुत ज़्यादा गंदा है, तो हम क्या कहते हैं, वो एरिया बड़ा गंदा है, तो उस एरिया का नाम खराब होता है। ऊपर से अगर कोई विदेशी टूरिस्ट हमारे यहाँ घूमने आते हैं, अगर वो देखते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, तो इससे हमारा देश का भी नाम खराब होता है, समझ रहे हो। तो सैनिटेशन, और साथ के साथ में अब मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया, सिर्फ कचरे मतलब सफाई ना करने की वजह से बीमार हो रहा है, तो जो पैसा आप डेवलपमेंट में लगा सकते थे, अपने खुद के विकास में लगा सकते थे, देश के विकास में लगा सकते थे, वो पैसा कहाँ पे जाएगा, बीमारियों में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बहुत सारे नुकसान है, मतलब कचरा फैलाने के और या फिर सफाई ना करने के बहुत सारे नुकसान हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस पे करना चाहिए, सफाई पे करना चाहिए। टाइम टू टाइम हाथ धोते रहना चाहिए, हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। ठीक है, आजकल तो आपने देखा होगा एक डिजीज़ भी चल रही है, कोविड-19 डिजीज़, तो जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है कि हर आधे 1-2 घंटे के बाद आपको अपने हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है। ठीक है, तो सफाई तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सफाई का मतलब ये नहीं है कि घर की सफाई, अपनी खुद की भी सफाई करनी चाहिए, पर्सनल सफाई भी करनी चाहिए, टाइम टू टाइम नहाना चाहिए, मतलब नाखून काटने चाहिए टाइम टू टाइम, बहुत सारी चीज़ें बॉडी में भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सफाई करनी चाहिए। खैर, तो सैनिटेशन इसीलिए ज़रूरी है कि हम मतलब बीमार ना हो, हम बीमारियों से बच सकें। साथ के साथ में जब हम लगातार बीमार होते रहते हैं तो इससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। मतलब रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम बार बार बीमार पड़ते हैं। इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होता है, आसपास का एरिया बड़ा गंदा दिखता है गंदगी से, और पॉल्यूशन फैलता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जहरीली, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस पे फोकस करना चाहिए, सैनिटेशन पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अब देखो यहाँ पे आंसर देगा, बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेज विच टेक्स प्लेस ड्यू टू डर्ट एंड रबिश। पहली चीज़ तो ये कि अगर सैनिटेशन का हम ध्यान रखेंगे तो हमें ये बहुत सारी प्रकार की बीमारियों से बचाएगा जो गंदगी की वजह से फैलती हैं। ठीक है, अब बीमारी कौन कौन सी आपने देखा होगा, ये किस किस में फैलती है। मैनी पीपल लाइक चिल्ड्रन, यूथ, एल्डर सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज एंड देयर इम्यूनिटी पावर रिड्यूस। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्वायरमेंट ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू डर्ट एंड रबिश, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। सो इन सब चीज़ों से अगर हमें बचना है और इन सब चीज़ों को हटाना है, डिजीज़ को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट मतलब समाप्त करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है, सैनिटेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले के टाइम पे आपने देखा होगा लोग बाग हवन बहुत करते थे। हवन का मतलब एक तो इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता था, दूसरा इसका जो टेक्निकली अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। पहले जब हवन करते थे तो हवन में बहुत सारी सामग्री डालते थे, घी डालते थे और कितनी प्रकार की हवन सामग्री डालते थे, तो देखना उसमें कितनी मज़ेदार खुशबू आती थी। हवन में से जो मतलब धुआं निकलता था वो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर देता था, क्लीन कर देता था। खैर आज की डेट में तो हवन का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया, लोग वक्त ध्यान ही नहीं देते, मगर वाकई में हवन बहुत अच्छी चीज़ है। घर में भी आपने देखा होगा जो अपने दादा दादी बूढ़े बड़े पहले ज़माने के जो लोग हैं वो अभी भी घर में धूप लेके और धूप को चारों तरफ घुमाते हैं। धूप एक हवन सामग्री होती है, उसको अग्नि पर रख कर घुमाते हैं चारों पूरे घर में, तो घर भी क्या हो जाता है, उससे सैनिटाइज हो जाता है। खैर
व्हेन वाज द एजुकेशन रिगार्डिंग सैनिटेशन प्रोवाइडेड, ये सैनिटेशन स्वच्छता से संबंधित एजुकेशन कब दी जाती थी। देखो स्वच्छता हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट रहा है। हमारा जो भारत का कल्चर है वो ऐसा नहीं है कि स्वच्छता पे हम आज से ही फोकस कर रहे हैं, हम मतलब एंशियंट टाइम से इस पर फोकस करते आते हैं। पहले जब यज्ञ सेरेमनी होती थी, यज्ञ जब होता था तो यज्ञ के बाद जो स्टूडेंट होते थे उनको क्या दी जाती थी, सैनिटेशन से संबंधित एजुकेशन दी जाती थी। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन सफ़र फ्रॉम वन प्रॉब्लम, व्हाट इज इट। अब देखो दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होते हैं स्केर्सली पॉपुलेटेड और दूसरे होते हैं डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं डेंसली, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है उसको बोलते हैं स्केर्सली पॉपुलेटेड। अब हम बात करें जैसे थार डेजर्ट ले लो, तो थार डेजर्ट में लोग कैसे मिलेंगे, आपको बहुत कम मिलेंगे, स्केर्सली पॉपुलेटेड। मगर इफ़ वी टॉक अबाउट सिटीज़, जयपुर की बात कर लो तो वहाँ पर भर भर के पॉपुलेशन है, या अपने जो प्लेन्स वाले रीजन है वहाँ पर भी पॉपुलेशन कैसे मिलती है, ज़बरदस्त। एक मुंबई के इलाका है धारावी, जो भी न्यूज़ में, धारावी में बहुत ज़बरदस्त पॉपुलेशन है, पता नहीं है कि घर में 10-10 12-12 लोग रहते हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, लाखों की संख्या में पॉपुलेशन है वहाँ पर 2-3 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है, वो होती है डर्ट और रबिश का होना, गंदगी का फैलना। अब देखो छोटे छोटे एरिया हैं तो वहाँ पे सफाई करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, और छोटे एरिया में जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे सफाई में बड़ी दिक्कत आती है। अब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया का मतलब ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और सोचो घर में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन या शहर में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, गंदगी प्रोड्यूस होगी, डर्ट प्रोड्यूस होगी, रबिश प्रोड्यूस होगी। सिंपल है। अब अगर लोग कम रह रहे हैं तो गंदगी कम होगी, लोग ज़्यादा हैं तो गंदगी ज़्यादा होगी। घर में एक छोटी सी पार्टी करो 10-12 लोगों की, देखना कितनी डर्ट इकट्ठी होती है, गंदगी इकट्ठी होती है। और एक पूरा की पूरा शादी में देखो कितनी सारी गंदगी इकट्ठी होती है। तो मतलब समझ रहे हो कि जहाँ पे पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा, गंदगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे पॉपुलेशन कम, गंदगी उतनी ही कम मिलती है। फैक्ट बात है ये। ठीक है, तो जो मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वहाँ पे डर्ट और रबिश की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, विच इंसेक्ट ट्रांसमिट डर्ट इन मैनकाइंड, मतलब गंदगी को ह्यूमन के अंदर कौन सा कीड़ा फैलाता है। हाउस फ्लाई जो होती हैं, घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं, गंदगी पर बैठती हैं। गंदगी पर बैठने के बाद घर में आ जाएंगी, घर में खाने पर बैठ जाएंगे, कहीं पर भी बैठ जाते हैं और इसी को हम खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। समझ रहे हो, इसलिए हम कहते हैं कि घर में जो भी खाना है उसको क्या करना चाहिए, हमेशा ढक कर रखना चाहिए, कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मक्खी पता नहीं कहाँ बैठ के आती हैं और वो खाने पर भी बैठ जाती हैं, तो जिसकी वजह से संभावना होती है बीमार होने की। ठीक है, फूड पॉइजनिंग होने की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन हमें बाद में डिस्कस करना चाहिए था, खैर कर लेते हैं। अब देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का जो पूरा तरीका है उसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। अब शहरों में तुमने देखा होगा, शहरों में गाड़ियाँ चलती हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की और म्यूनिसिपल काउंसिल। अब जैसा भी आपका शहर है, अगर आपके शहर के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाली गाड़ियाँ चलेंगी, म्यूनिसिपल काउंसिल है तो म्यूनिसिपल काउंसिल वाली गाड़ियाँ चलेंगी। तो ये जो गाड़ियाँ होती हैं शहरों में चलती हैं, गांव में आपने नहीं देखा होगा। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये सिटीज़ तक ही लिमिटेड है, रूरल एरियाज में नहीं है। गांव में आप भी देखना, गांव में ऐसा कुछ नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती, ये सिर्फ शहरों में ही है। और गांव में इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, ज़्यादा मैं बताऊँ, शहरों में तो खैर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गाँव में तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक ट्रेडिशनल तरीका रहता है, घर का जितना भी कचरा है उसको घर से बाहर, मतलब गाँव के बाहर वो कुछ एक एरिया होता है जहाँ पर इकट्ठा करके डालते रहते हैं और डालते रहते हैं। गाय भैंस का गोबर जो होता है उसको भी वहीं डाल देते हैं, और यही क्या बन जाता है, एक मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है, जिसको 1-2 साल बाद अपने खेतों में डाल देते हैं, तो वो एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। मगर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं सिटीज़ में। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक लिमिटेशन ये है कि ये सिटीज़ तक ही लिमिटेड है। व्हाट इज डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है। द वेस्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाउसेस इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट। सिंपल सी बात है, घरेलू कचरा तो घर से निकलने वाले कचरे को हम क्या बोलेंगे, घरेलू कचरा बोलेंगे। द वेस्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दी हाउसेज इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट। इसमें एग्जांपल आता है जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, सेल्स ऑफ एग, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, पैकेजिंग मटेरियल, पॉलीथीन। तो घर में ये सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे सब्जी, फ्रूट्स, इनके छिलके विलके हो गए, अंडों के एग, हो सकता है ये सारी चीज़ हर घर में ना हो, पर मतलब कुछ ना कुछ तो निकलता है। ये बचा हुआ खाना, पेपर, पैकेजिंग मटेरियल, पॉलीथीन, ये कचरा कहाँ से निकलता है, घर में से निकलता है, और इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। दूसरा है व्हाट इज हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट कैसा होता है, ऐसा वेस्ट जिससे हमें खतरा हो सकता है, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हैजार्डस वेस्ट बोलेंगे। तो द केमिकल वेस्ट,
रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स इज इंक्लूडेड इन हैजार्डस वेस्ट। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। एक तो केमिकल वेस्ट जो फैक्ट्रीज में से निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट और इन सारी चीज़ों से निकलता है, या और एक है हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट, ये होता है हैजार्डस वेस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है। कंपोस्ट तो मैन्यूर जानते हो, देखो दो चीज़ होती है, एक होता है मैन्यूर और एक होता है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम एग्रीकल्चर में अगर यूज करें तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है और मैन्यूर जो होते हैं उसको फील्ड में तैयार किया जाता है, खेतों में तैयार किया जाता है गांव में, ठीक है। तो मैन्यूर विच इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम या ऑब्टेन फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ वेरियस प्लांट ट्रीज क्रॉप्स, इट इज कॉल्ड कंपोस्ट। तो गांव में तुम देखना जितने भी प्लांट्स जो मतलब अब जैसे प्लांट ट्री या क्रॉप्स, अब कुछ मतलब कचरा वचरा जो होता है ना प्लांट्स का, अब जैसे पत्ती वत्ती गिर जाती हैं या फसल का जितना भी कचरा होता है तो उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, डाल देते हैं, और साथ के साथ उसमें गाय भैंस का गोबर वोबर भी डालते रहते हैं। तो ये फिर मतलब डीकम्पोज होता रहता है, ब्रेक होता रहता है, या फिर हम वैसे कहूँ मैं टेक्निकली ये सड़ता रहेगा। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, और इसमें लगता है 1 साल 2 साल ऐसे मतलब टाइम लगता है, और फिर यही क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, जिसको मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैन्योर मिलेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, कंपोस्ट बोलेंगे। और कैसे बनता है ये, जितना भी वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट और घरेलू डोमेस्टिक वेस्ट जो है उसके डीकम्पोजिशन के दौरान बनेगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सैनिटेशन अकॉर्डिंग टू WHO। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सैनिटेशन क्या है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है सैनिटेशन के बारे में, तो वो WHO हैज़ डिफाइंड सैनिटेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। WHO ने सैनिटेशन को कई सारे फॉर्म्स में इसको डिफाइन किया। कह रहे हैं कि बहुत सारे रूप हैं सैनिटेशन के, जैसे ये कह रही है पीपल्स शुड देमसेल्फ अरेंज रिसोर्सेज एंड मेजर टू कीप टॉयलेट्स एंड पॉल्यूटेड वाटर क्लीन। ये कह रहे हैं कि लोगों को अपने टॉयलेट्स, पॉल्यूटेड वाटर, इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए खुद ही इंतजाम करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा, जो भी उपाय करने खुद ही करने पड़ेंगे, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम हर बार सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते, तो खुद ही क्या करना है, अरेंज करना है। द जनरल मीनिंग ऑफ सैनिटेशन रेफर्स टू दोज प्रोविजंस फैसिलिटीज सर्विसेज बाई विच पीपल परफॉर्म द सिक्योर डिस्पोजल ऑफ यूरिन, फीसेस, रबिश। देखो ये कह रहे हैं सैनिटेशन का मतलब ये भी है कि इसमें ऐसे इंतजाम, ऐसे प्रोविजन मतलब इंतजाम, ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी सर्विसेज जिनके थ्रू हम क्या कर सकें, यूरिन का सेफ डिस्पोजल कर सकें, फीसेस जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटा भी बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो मल होता है, ठीक है, और रबिश, इन सारी चीज़ों का सिक्योर डिस्पोजल, ठीक है। सिक्योर डिस्पोजल के लिए जो भी प्रोविजंस किए जा रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, सैनिटेशन के अंडर में आती हैं। और भी कुछ है सैनिटेशन के अंदर, और भी उपाय बताए गए हैं WHO के अनुसार, जैसे सेफ कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसेस एंड रबिश, ठीक है। ह्यूमन फीसेस मतलब वही मल जो हम मतलब शौचालय में जाते हैं, त्याग के आते हैं, उसी को फीसेस बोलते हैं। तो ये जो ह्यूमन फीसेस है इसका सेफ कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ये भी किसके अंडर में आता है, सैनिटेशन के अंदर में। रीयूजिंग सॉलिड वेस्ट, अडॉप्ट द मैनेजमेंट ऑफ रिसाइकलिंग, और जो सॉलिड वेस्ट है उसको दोबारा से यूज करना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज कर सकते हैं, और रिसाइकल के मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट, और जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर हो, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पर हो या फिर हैजार्डस वेस्ट हो, इसका कलेक्ट करना और सेफ डिस्पोजल करना। कलेक्ट करने के बाद इसको सही जगह पर पहुंचाना, ये भी किसका सैनिटेशन के अंदर, ये भी सैनिटेशन के अंदर ही आता है और सैनिटेशन का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बताई गई यहाँ पे, ये सब सैनिटेशन का क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सैनिटेशन। इसमें से जैसे 2 सैनिटेशन के टाइप्स पूछ लिए थे, तो अभी 2019 में कि 2 सैनिटेशन के टाइप्स को एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे 7 दे रखें, तो आपको भी कोई से भी 2-3 अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो सैनिटेशन को कई सारे मतलब टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कंडीशन के आधार पर। सैनिटेशन के टाइप्स, नंबर 1 कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, ड्राई सैनिटेशन, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, सस्टेनेबल सैनिटेशन, इम्प्रूव्ड एंड अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड लैक ऑफ सैनिटेशन। ये हैं सैनिटेशन के टाइप्स, ठीक है। तो इनमें से 1-2 आप कर लेना और काफ़ी है। पहला है कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, ठीक है। तो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन जो है, पहली बात तो ये किससे संबंधित है, ये है
इट इज रिलेटेड विद द कॉमन एंड इनसेंसिबल हैबिट ऑफ ईजिंग एंड यूरिनेटिंग परफॉर्म्ड बाई रूरल पीपल इन ओपन एरियाज। ठीक है, अब यूरिनेशन तो आप जानते ही हैं, टॉयलेट निकालना। ठीक है, और ईजिंग का मतलब है जो मतलब बाहर जाते हैं ना शौचालय में जो निकाल के आते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ईजिंग। तो ईजिंग और यूनिट, आप देखो ये पहली बात तो किससे संबंधित है, गांव के जो एरिया होते हैं, रूरल जो एरियाज होते हैं, आज भी कई सारी जगह पे क्या चीज़ देखी जा रही है कि लोग वहाँ खुले में शौच करने जा रहे हैं, खुले में मतलब टॉयलेट करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये उसी से संबंधित है, कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन। अब इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, इसमें इस चीज़ पर फोकस किया जाता है CLTS मतलब कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन एम्स टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ईजिंग एंड यूरिनेटिंग इन ओपन एरियाज। इसका पर्पज़ ये है कि सरकार द्वारा जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को खुले में शौच करने से, खुले में मतलब यूरिन करने से रोका जा सके, उन स्कीम्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना, ये है कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी भी गाँव में ऐसी टेंडेंसी है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो समझते हैं यार ये वो लेटरिन वेटरिन ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं तो बड़ों के लिए बनाई गई हैं, हमारे लिए नहीं बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये जस्ट दिखाने के लिए, तो ये तो टीवी पर भी दिखा रहे हैं, कॉमन अवेयरनेस प्रोग्राम है। दूसरा है ड्राई सैनिटेशन। तो ड्राई सैनिटेशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू दोज एडिशनल एफर्ट मेड फॉर मेकिंग ड्राई टॉयलेट्स एंड वॉशिंग हैंड्स। तो इसमें दो चीज़ आती हैं, एक तो टॉयलेट्स को ड्राई रखना, सूखा रखना, और वॉशिंग हैंड, ये दोनों किस में आती है, ये आता है ड्राई सैनिटेशन में। तीसरा है इकोलॉजिकल सैनिटेशन। तो इकोलॉजिकल सैनिटेशन जो है इसके मतलब देख लेते हैं, इट रेफर्स टू इंटेंस रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर मेजर्स एंड क्लीनिनेस। यहाँ पर मतलब स्वच्छता और एग्रीकल्चर में जो मेजर्स लिए जाते हैं उससे संबंधित है कि एग्रीकल्चर में भी कैसे हम मतलब सैनिटेशन का ख्याल रख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में एक चीज़ समझाता हूँ आपको, आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए खेतों में भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। क्यों डेंजरस हैं, नंबर एक तो वो धीरे धीरे फसलों में भी चले आते हैं जिसको फिर हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो अनाज है उसमें आ जाते हैं। दूसरा, अगर बरसात होती है और हमने फर्टिलाइजर खेत में डाल दिए तो वो फर्टिलाइजर्स बहकर धीरे बरसात के पानी के साथ बहकर कहाँ पर चले आते हैं, रिवर्स में चले जाएंगे। अब फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, अब रिवर्स में जाएंगे तो रिवर के वाटर को पॉल्यूट करेंगे और वो धीरे धीरे फिर अंडरग्राउंड वाटर में भी चले आते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं, वही पानी निकल के ऊपर आता है जब हम उसको यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि हम कैसे मतलब एग्रीकल्चर को क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी सैनिटाइज कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में ऐसे तरीके यूज़ कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब न्यूट्रिशनल फूड मिल सके। न्यूट्रिशनल फूड कब मिलेगा, जब हम मतलब मैन्यूर यूज़ करेंगे। आपको गांव में देखा होगा देसी खाद इस्तेमाल करते हैं जो गोबर वाला होता है वो डिकम्पोज करने के बाद, मगर आज की डेट में तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो दो चीज़ों के बीच में ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है, एग्रीकल्चर मेजर्स एंड क्लीनिनेस। इकोलॉजिकल सैनिटेशन रेफर्स टू सिक्योर रिसाइकलिंग ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज। जितने भी एग्रीकल्चर में एडिशनल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उनको कैसे रिसाइकिल किया जा सके। एम्फेसिस इज लेड ऑन टेकिंग न्यूट्रिशनल फूड एंड डिक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन ग्रोइंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ऑर्गेनिक क्रॉप्स वो होती हैं जो बिना फर्टिलाइजर्स के उगाते हैं। फर्टिलाइजर वाली क्रॉप्स होती हैं उनको ऑर्गेनिक क्रॉप्स नहीं बोलते, जो बिल्कुल पूरी तरह से देसी होती हैं, कोई भी बाहर का आर्टिफिशियल चीज़ें उसमें यूज नहीं करते, जैसे फर्टिलाइजर सीटी से यूज नहीं करते, उनको हम ऑर्गेनिक क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसमें यह भी इम्फेसिस दिया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसा खाना लें, न्यूट्रिशनल फूड लें जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हों, और साथ के साथ में ऑर्गेनिक क्रॉप्स करने में जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उनको क्या करें, कम यूज करें। रिन्यूएबल कैसे रिसोर्स, अब देखो रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो मतलब रिन्यू हो सकें, मतलब रिप्लेनिश हो सकें, कभी ख़त्म ना हो। नॉन रिन्यूएबल जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं और जिनकी क्वांटिटी भी कैसी है, लिमिटेड है, फ्यूचर में एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती करने में, ऑर्गेनिक क्रॉप्स उगाने में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। नंबर एक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। कि आपको इन्वायरमेंट को भी क्या रखना है, क्लीन रखना है। कैसे रख सकते हो, सॉलिड वेस्ट, जितना भी सॉलिड वेस्ट हो रहा है उसको इकट्ठा करो, मैनेज करो, सही जगह पे डिस्पोजल करो उसका, ठीक है।
और दूसरा वाटर ट्रीटमेंट, एनवायरनमेंट में जितना भी पानी है हमारे आसपास उस वाटर को क्या करो, ट्रीट करो। इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है उसको भी ट्रीट करो। इसके लिए देखो आपने देखा होगा भारत सरकार ने कई सारे मिशन भी चला रखे हैं, जैसे गंगा रिवर है उसको पॉल्यूट कर दिया बहुत ज़्यादा, उसको सही करने के लिए नमामि गंगे, मिशन गंगा, क्लीन गंगा, ऐसे अभियान चला रखे हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ पे भी सरकार ने लिमिटेशंस लगा रखी हैं कि अगर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जैसे अब इंडस्ट्री से क्या है केमिकल वाला वेस्ट निकलता है, अगर वो उसको बाहर बेचते हैं, अब सिंपल सी बात है इंडस्ट्रीज क्या करेंगे, जो वेस्टेज होगा उसको बाहर मतलब जो रिवर है आसपास के एरिया में क्या कर देते हैं, वो डिस्पोज कर देते हैं। तो इंडस्ट्रीज पर इन्होंने सरकार ने लिमिटेशन लगा रखी है कि आप जो फैक्ट्री का जो मतलब वेस्टेज है, जो केमिकल वेस्टेज है या जैसा भी पानी आ रहा है, उसको डायरेक्टली आप बाहर नहीं छोड़ोगे, उसको ट्रीट करने के बाद ही छोड़ोगे। ऐसे छोड़ देंगे तो फिर आसपास के एरिया में क्या फैलेगी, पॉल्यूशन, गंदगी, ये सारी चीज़ें फैल जाएंगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को किसके अंडर लिया गया है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सैनिटेशन, ठीक है। तो सस्टेनेबल सैनिटेशन का मतलब क्या है, तो पहली चीज़ सस्टेनेबल सैनिटेशन का मतलब इट मीन्स ऑल राउंड सैनिटेशन, सारी चीज़ों पर इसमें ध्यान दिया जाता है। जितने भी सैनिटेशन हर चीज़ का मतलब फोकस किया जाता है इसमें। सैनिटेशन के जितने भी मतलब तरीके हैं सब पर फोकस किया जाता है। जैसे सैनिटेशन के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होंगे, कैसे मतलब जो वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे उसको रीयूज कर सकते हैं, कैसे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फीसेस एंड यूरिन, इनका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, पॉल्यूटेड वाटर को कैसे मतलब क्लीन किया जाएगा, सभी चीज़ों पर इस पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। तो ऑल राउंड जो सैनिटेशन है वो किसके अंदर आता है, सस्टेनेबल सैनिटेशन के अंदर आता है। इसमें सभी चीज़ों पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड एंड अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन। इम्प्रूव्ड एंड अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन का मतलब क्या है, देखो पहली चीज़ तो ये है कि हमारी मतलब रूरल एरियाज में या फिर मतलब डोमेस्टिक लेवल पर एक बहुत पुरानी हैबिट है। क्या हैबिट है कि देखो इट रेफर्स टू कंट्रोल ऑन एज ओल्ड हैबिट ऑफ ह्यूमन डेफिकेटिंग एंड यूरिनेटिंग एट डोमेस्टिक लेवल। हम मतलब पहली चीज़ तो ये किससे संबंधित है, जो हमारी बहुत ही पुरानी आदत, कौन सी पुरानी आदत कि डोमेस्टिक लेवल पर हम जो इंसान है वो क्या करते हैं, खुले में मतलब जाते हैं, आपने देखा वो शौच करने जाते हैं। तो जो ह्यूमन डेफिकेटिंग मतलब वो शौच करने जाना है, इंसान जो शौच करने जाते हैं और यूरिनेट करने जाते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, उसको कंट्रोल करने से संबंधित है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या क्लियरली नहीं लिखी हुई हैं, तो वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, ऐसे ही समझ लो कि जो डोमेस्टिक लेवल पर जो बहुत ही पुरानी परंपरा हमने बना रखी थी, अब आपको पता है ज़्यादातर आबादी अभी भी कहाँ पर रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है, ना कि अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। तो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में आप देखना अगर कभी जाओ, या फिर बहुत सारे लोग आई एम श्योर रूरल एरिया से ही होंगे, इवन मैं भी रूरल एरिया से ही हूँ, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग अभी भी बाहर जाते हैं, खुले में शौच करने जाते हैं। तो ये जो बहुत पुरानी आदत है हमारी, इसी चीज़ को कंट्रोल करने से संबंधित है ये। इसके अंदर अंडर दिस क्लीनिनेस एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट वाटर इज इंश्योर्ड, इसके अंदर क्या किया जाता है, पानी को मतलब बराबर मात्रा में पानी मिलता रहे, ये इंश्योर किया जाता है। और सफाई, इस पर बहुत ही ज़्यादा क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। मतलब कि घर के लेवल पर आप क्या कर सकते हो, मतलब टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, और टॉयलेट्स अगर बन गई तो वहाँ पर उसमें बराबर मात्रा में क्या मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। तो ये इंश्योर करना, ये भी किसके अंडर में आता है, ये भी इसी के अंडर में आता है। लास्ट है लैक ऑफ सैनिटेशन। लैक का मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव। अब सोचो अगर घर में टॉयलेट ही नहीं है तो सिंपल सी बात है कि मतलब लोग फिर बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो मतलब पहली चीज़ है इट मीन्स लैक ऑफ टॉयलेट्स। अब मतलब को जाने के लिए टॉयलेट ही नहीं है तो सिंपल सी बात है सब लोग कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो लैक ऑफ सैनिटेशन ये इसी के लैक ऑफ सैनिटेशन का मतलब है लैक ऑफ टॉयलेट्स, एंड लैक ऑफ सैनिटेशन इज सीरियस रीजन फॉर ईजिंग एंड यूरिनेटिंग इन ओपन एरियाज। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग कहाँ जाते हैं, बाहर के एरियाज में खुले में शौच करने जाते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा समस्या है। कौन सी समस्या है कि टॉयलेट्स ना होना। इसीलिए सरकार इंसेंटिव देकर पैसे दे रही है कि लो भाई हम पैसे दे रहे हैं, कुछ हम दे रहे हैं, कुछ आप लगाओ और टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करवाओ स्वच्छ भारत मिशन के अंडर, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा सैनिटेशन वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो पार्ट 2 में आएगा। तो आप हमारे जितने भी नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो, और यहीं पर आपको फ्यूचर में जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th एसएसटी राजस्थान बोर्ड चैप्टर नंबर 20 सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 बताया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सैनिटेशन क्या है और सैनिटेशन के कितने टाइप्स होते हैं और सैनिटेशन क्यों जरूरी है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आज हम जानेंगे सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए क्या क्या हमारे पास उपाय हैं, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, इन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है और यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस 2 ही लेक्चर का ये चैप्टर है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट। अब देखो, आपने 3 चीज़ तो पहले से ही सुन रखी होंगी कि हमारे कोई भी मटेरियल जो होता है, हमने साइंस में पढ़ा है, उसकी 3 स्टेट होती हैं, फिजिकल स्टेट 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट कौन सा, हम वेस्ट बात करें सॉलिड वेस्ट की। अब सॉलिड वेस्ट में आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट भी हो सकता है, घर से निकलने वाला, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है जो फैक्ट्री से निकलता है, हॉस्पिटल का वेस्ट, कहीं से भी निकले, अगर वो सॉलिड रूप में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मीन्स वेट और ड्राई यूजलेस डर्ट विच कम्स आउट फ्रॉम हाउसेस, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस, ठीक है। तो वेट या ड्राई यूजलेस डर्ट या और जितना भी वेस्ट जो कहाँ कहाँ से आ रहा है, हाउसेस से आ रहा है, फैक्ट्रीज से आ रहा है, हॉस्पिटल से आ रहा है और जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ से आ रहा है, अगर वो सॉलिड है, वेट है, गीला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट का अगर एग्जांपल लें तो कई सारे एग्जांपल है। जैसे घर में ही देखें तो वेजिटेबल पील्स, हमारे हर घर में सॉलिड वेस्ट डेली जनरेट होता है। मम्मी सब्जी बनाती है या जो भी आपका सब्जी बनाएगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सब्जियों के जो छिलके विलके रहते हैं, बहुत सारा कचरा हो जाता है। रिमेनिंग फूड, बचा हुआ खाना, पैकेजिंग मटेरियल, बॉक्स, बैटरी, सेल, बल्ब, ब्रोकन थर्मोमीटर या जितने भी पॉलीथीन वॉलीथीन होती हैं, वो सारी चीज़ें किसका पार्ट है, सॉलिड वेस्ट का पार्ट है। लगभग हर दिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है। ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या, आप देखो वेस्ट को कैसे प्रोसेस करना है, मैनेज करना है ताकि वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके और वेस्ट को क्या किया जा सके, एक मतलब सही फॉर्म में यूज भी कर सकें। अब देखो, हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। जितने बड़े बड़े शहर हैं, सोचो कितना सारा वेस्ट जनरेट होता होगा वहाँ पर। अगर इस वेस्ट को कंट्रोल नहीं किया, अगर इस वेस्ट को सही से मैनेज नहीं किया, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, कितनी बीमारियां फैल सकती हैं, कितनी गंदगी फैलेगी, कितना हमारा नाम खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगी। तो वेस्ट मैनेज करना बहुत ही बड़ी आज की डेट में चैलेंज है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इनमें वेस्ट को मैनेज करना इट्स रियली टफ टास्क। दिल्ली में, अगर दिल्ली से बाहर जाओगे तो वेस्ट का एकदम पहाड़ सा दिखेगा, जैसे रियलिटी में पहाड़ होते हैं, चट्टान सी ऐसे करके चट्टान बन रही है दिल्ली से बाहर जाके अगर देखते हैं तो, ठीक है। वो सभी शहरों में होता है, जो सिटी का वेस्ट होता है उसको एक डंपिंग साइट होती है, वहाँ पर डाल देते हैं। इवन आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट चिट्ठी वाली, जिसमें रोबोट चिट्ठी को ऐश्वर्या राय से प्यार हो जाता है, तो उसमें और जो वशीकरण है उसको तोड़ बोड़ के फिर कहाँ पर डाल देता है, डंपिंग साइट में डाल देता है। तो वह कितना सारा कचरा भरा हुआ था, ठीक है। तो वेस्ट को मैनेज करने का मतलब जो तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द कलेक्टिंग, ट्रीटिंग, रीयूज, रिसाइकल एंड डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। कि एक तो वेस्ट जहाँ पे जनरेट हो रहा है वो साइट आइडेंटिफाई करो, घर डोमेस्टिक है या इंडस्ट्रियल है या फिर आपका हॉस्पिटल है, तो वेस्ट को क्या करना, पहले सबसे पहले कलेक्ट करना जहाँ से मतलब वेस्ट जनरेट हो रहा है। फिर उसको जहाँ पे वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है उस प्लांट में ले जाओ, वहाँ पे उसको प्रोसेस करो। और वहाँ आजकल तो आपने देखा होगा वेस्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट से पानी गर्म होता है, बॉयलर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इससे कई सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, फ्यूल भी बनता है, गैस भी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। किससे, वेस्ट से। तो देखो कितना अच्छा काम हो गया, वेस्ट का वेस्ट, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वेस्ट कम हो जाएगा। और वेस्ट कम करना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक उद्देश्य है। और इसको इस प्रकार से मतलब मैनेज करते हैं कि ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो, ठीक है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड,
वेस्ट कलेक्शन तो ठीक है, वेस्ट तो ये सारी चीज़ें आती हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। वेस्ट को कलेक्ट करना, वेस्ट को डिलीवर करना प्लांट तक, और प्लांट में फिर इसको प्रोसेस करना और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, फ्यूल बनाना, गैसेस बनाना, ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्रक्रिया। अब है टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। भाई ज़रूरत क्या है, क्यों करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके क्या उद्देश्य है। अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर भी रहे हो तो इसके उद्देश्य क्या है, आपका क्या पर्पज है, क्या अचीव करना चाहते हो आप इस मैनेजमेंट के थ्रू। नंबर 1, अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सॉलिड वेस्ट जो है उसके ट्रीटमेंट का और डिस्पोजल का अरेंजमेंट करना है। कैसे, मतलब सॉलिड वेस्ट को आप ले जाओगे, फिर कहाँ ट्रीट करोगे, कैसे कैसे करोगे, तो ये पूरी व्यवस्था ये किसके अंडर में आती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर में आती है। तो आपने देखा होगा शहरों में जो मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल या जितनी भी म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं, ये जिम्मेदारी उनकी होती है। तो वो अपनी गाड़ी चलाती हैं सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने की, गली गली के नुक्कड़ पर या आपने देखा होगा कॉर्नर्स पर वो डस्टबिन रखी रहती हैं बड़ी बड़ी सी, उसमें कॉलोनी वाले जो भी हैं उसमें डाल देते हैं। आज तो घर घर से वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, गाड़ी वाला आया है तो कचरा निकाल, आता है कि नहीं आता है। अच्छा ठीक है, तो ये सबसे पहला क्या है कि एक तो अरेंजमेंट करना, वेस्ट को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे डिस्पोज करेंगे, ये अरेंजमेंट करना। नंबर 2, रनिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट इनटू एनर्जी। ऐसे प्रोसेसेस चलाना जहाँ पर हम वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर सकें, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो ये जो होता है, जो वेस्ट कलेक्टिंग साइट्स होती हैं जहाँ पर मतलब वेस्ट का प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, इसको जला के इससे हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अरेंजिंग द रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। हम मतलब ऐसा मतलब कुछ कर सकते हैं कि वेस्ट को रीयूज कर सकें, दोबारा से रीयूज कर सकें, या इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, पुनः साइकिल में ला सकते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन वेस्ट मैनेजमेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना कि कैसे हम वेस्ट को मिनिमम कर सकते हैं, कैसे वेस्ट को कम से कम मतलब पैसे में प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे चीपर मेथड्स मतलब सस्ते से सस्ते मेथड निकाला, और कैसे वेस्ट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सही तरीक़ों से मतलब इसका प्रोसेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें R&D करते रहना। अब आपने सुना होगा कई जगह पर क्या है, ये जो पॉलीथीन होती है इसी को मतलब प्रोसेस करके इसकी सड़क बना रहे हैं भाई। तो मतलब जितनी भी पॉलीथीन है, प्लास्टिक कम हो जाएगी। आपको पता है पॉलीथीन तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसको मतलब यूज करके सड़क भी बनाते हैं आजकल, ऐसी प्रोसेस ऐसे मेथड भी आ गए हैं। ठीक है, खैर मतलब R&D करना, किस पर R&D करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है वेस्ट मैनेजमेंट पर। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, प्रिवेंटिंग डिजीज विच अकर ड्यू टू वेस्ट। और हमें क्या करना है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि वेस्ट की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं उनको बचाना, प्रिवेंट करना। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी लोग इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, उन सब लोगों को ट्रेनिंग देना कि कैसे आपको वेस्ट कलेक्ट करना है, क्या तरीके होंगे, कैसे प्रोसेस करना है। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको क्या देना, ट्रेनिंग देना। ये हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब अपना अगला टॉपिक है मेजर्स फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेज करने के लिए क्या क्या उपाय, मेजर्स का मतलब होता है क्या क्या उपाय हैं या कितने तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे 6 तरीके बता रखे हैं, इनमें से हो सकता है 1-2 पूछ लिए जाए। ओके, तो पहला तरीका है वेस्ट रिडक्शन एंड रीयूज। एक तो ये तरीका है जिससे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। थर्ड है इंसाइनरेशन, और फोर्थ है गैसिफिकेशन एंड पायरोलाइसिस। फिफ्थ है वेस्ट कलेक्शन। सिक्स्थ है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। तो ये 6 तरीके हैं, एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वेस्ट रिडक्शन और रीयूज, पहला तरीका क्या है वेस्ट को मैनेज करने का, वेस्ट रिडक्शन और रीयूज। देखो नाम से ही पता चला, रिडक्शन मतलब वेस्ट को कम करना है और उसको रीयूज करना है। अगर आप सोचो, अगर घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मतलब रीयूज कर सकते हो, दोबारा यूज कर सकते हो, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, तो बाहर जाने वाला वेस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ। आपने क्या किया, जो भी वेस्ट क्रिएट हो उसको दोबारा से यूज कर लिया। ठीक है, तो हो गया काम। ठीक है, तो इन रिडक्शन बहुत प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर आस्क्ड टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट। तो यहाँ पर यही ध्यान दिया जाता है कि कैसे आप कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, वेस्ट को कम से कम करना है। मतलब हमें ऐसे मेथड्स डेवलप करने जहाँ पर कम से कम वेस्ट को क्या किया जाए,
प्रोड्यूस किया जाए। अंडर द प्रोसेस ऑफ रीयूज पीपल आर इंस्पायर्ड टू परचेज रीयूजेबल आइटम। और रीयूज वाला जो मेथड है, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना, तो रीयूज वाले मेथड में मतलब लोगों को इंस्पायर किया जाता है कि भाई आप ऐसे आइटम खरीदो जिनको दोबारा से क्या किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। तो कई सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद उनका कोई मतलब नहीं होता, उनको फेंकना ही पड़ता है, वेस्ट बन जाते हैं। जैसे आपने बच्चों आपने देखा होगा, उसमें पेन देखे होंगे, 2-3 रुपये वाले जो पेन आते हैं, एक बार यूज करो, यूज एंड थ्रो, फेंक दो। और कुछ पेन ऐसे आते हैं जिसमें रिफिल डालते हैं, तो ठीक है, तो हमें रिफिल वाले यूज करने चाहिए जिसमें रिफिल डाल के हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमको क्या है, रीयूज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और मतलब बार बार मतलब फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको वेस्ट को कम से कम करना है। तो भाई ये जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये पढ़ना ही नहीं है, इसको अपने घर में इम्प्लीमेंट करना है। आप एजुकेटेड यंग पीपल हैं जो आने वाले वर्ल्ड, आने वाले अपने जो इंडिया है उसका फ्यूचर है, तो आपको मतलब ये अपने अंदर मैनर्स डालने हैं कि भाई वेस्ट को कम से कम क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और मैनेज करना है अपने घर के लेवल पर। घर के लेवल पर मैनेज करोगे तो बाहर भी मैनेज कर सकते हो। सेकंड है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ये दूसरा मेथड है। तो वेरियस रिसर्चेज आर परफॉर्म टू मॉडिफाई वेस्ट मैनेजमेंट इन सच ए वे दैट सो द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिकम्स लेस एंड वेस्ट डिस्पोजल बिकम्स इजी। मतलब बहुत सारी ऐसी रिसर्च की गई हैं ताकि मतलब जो वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका उसको मॉडिफाई किया जा सके। और कैसे मॉडिफाई किया जा सके, अब देखो रिसर्च किस पर की गई है, एक तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कम प्रोड्यूस हो, और दूसरा वेस्ट का डिस्पोजल का जो प्रोसेस है, वेस्ट को डिस्पोज करने का जो प्रोसेस है वो भी कैसा हो, इजी हो। तो इस पर क्या की जा रही है, बहुत सारी रिसर्च मतलब की गई है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, टाइप एंड कैटेगरी ऑफ वेस्ट। अब देखो हर जगह पर एक जैसा प्रोसेस नहीं होता। अब वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका है, कहाँ पर कैसा कैसा वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ये डिपेंड कर रहा है एक तो वेस्ट की क्वांटिटी कितनी है, नंबर 1, नंबर 2 वेस्ट का टाइप कौन सा है, अब वेस्ट में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, और तीसरा है कैटेगरी ऑफ वेस्ट है, और वेस्ट किस कैटेगरी में आता है इस पर डिपेंड करता है वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका। थर्ड है इंसाइनरेशन। तो इंसाइनरेशन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो ये भी एक विधि है, ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू वेस्ट को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो ये एक प्रकार का थर्मल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे जलाया जाएगा। थर्मल प्रोसेस मतलब हीट इन्वॉल्व होगी, तो यहाँ पे जो भी वेस्ट होता है तो उसको जला देते हैं। तो आपने जनरली रूरल एरियाज में या सर्दियों में देखा होगा, घर में जो वेस्ट होता है उसको सबको जला देते हैं, और जला देते हैं तो कचरा भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मगर ये डेंजरस भी है क्योंकि इसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं, ठीक है। खैर it is commonly used thermal process waste burns in presence of oxygen, waste transform into CO2, water, steam एंड एस, ठीक है। तो वेस्ट यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, जला दिया जाता है इंसाइनरेशन में, और फिर इसमें से CO2 बनती है, वाटर स्टीम और एस, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। और यहाँ पर जो मतलब हीट जो निकल रही है, हीट को यूज कर सकते हैं हम क्या करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हीट का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वेस्ट को यहाँ पर जलाया जाता है फैक्ट्रियों में, जो इनकी साइट होती है वेस्ट मैनेजमेंट साइट, वहाँ पर इनको जलाने के बाद हीट निकलती है, और हीट से क्या करते हैं, हीट से भाई चलाएंगे, पानी को गर्म कर सकते हैं, बॉयलर को, बॉयलर गर्म होगा तो उसमें स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन चला सकते हैं, और टरबाइन से जनरेटर चला सकते हैं, और जनरेटर से बिजली बन जाएगी। मतलब कुल मिला के आपको पता ही होगा, साइंस में हमने पढ़ रखा है हीट वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके लिए क्या चाहिए। जैसे कोल पावर प्लांट होता है, तो कोल पावर प्लांट में कोल का काम क्या है, कोल क्या करता है, जल जाता है भट्टी में, और जलने के बाद उसमें से हीट निकलती है, और हीट से पानी गर्म होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वेस्ट को जलाया जाएगा, जलाने के बाद जो हीट होगी उससे पानी को गर्म करेंगे, उससे स्टीम बनेगी, स्टीम को टरबाइन पर डालेंगे, ठीक है। टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर यह कि इस वाले मेथड में वेस्ट को जब जलाएंगे, जलाने के बाद क्या होगी, हीट निकलेगी, और हीट से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू, जो हीट होती है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड हीट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जो वेस्ट होता है उसको किस लिए यूज करते हैं, ताकि हीट प्रोवाइड कर सकें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस मीथेन रिड्यूस थ्रू दिस प्रोसेस, इसके थ्रू जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अगर जला देंगे तो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये एक वही पूरा तरीका है कि वेस्ट को क्या करना, सबसे पहले कलेक्ट करना, फिर उसको प्लांट तक ले जाना जहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसका एक अपना पूरा प्रोसेस होता है प्लांट में, और फिर इसके बाद फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। अगला हमारा है गैसिफिकेशन एंड पायरोलाइसिस। तो गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस, ये दोनों भी थर्मल प्रोसेसेस हैं।
यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होगी, ध्यान देना। दोनों थर्मल प्रोसेसेस हैं। इस प्रोसेस के अंडर, इन दोनों प्रोसेस में एलिमेंट्स ऑफ वेस्ट आर सेपरेटेड एट हाई टेम्परेचर। वेस्ट के जो एलिमेंट होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और जो गैसिफिकेशन होता है, तो गैसिफिकेशन में वेस्ट को बर्न किया जाएगा इन द रीजन्स ऑफ लेस ऑक्सीजन। ऐसे क्षेत्र या ऐसा मतलब माहौल क्रिएट किया जाएगा वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो, वहाँ पर वेस्ट को बर्न किया जाता है। और पायरोलाइसिस में वेस्ट को बर्न किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन द एरियाज ऑफ लेस और नो ऑक्सीजन। ये जो टेक्निक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन हो या हो ही नहीं। पायरोलाइसिस लिक्विड इज फॉर्म्ड बाई ए मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल गैसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक लिक्विड बनता है, और लिक्विड जो होता है जिसको बोलते हैं पायरोलाइसिस लिक्विड, ये दो चीज़ों का मिश्रण होता है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल गैसेस। कंबस्टिबल जो आसानी से जल सकें, नॉन कंबस्टिबल जो आसानी से ना जल सकें। वेस्ट कलेक्शन, अब अगला है वेस्ट कलेक्शन। तो स्पेशल वेस्ट एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड बाय वर्कर्स अपॉइंटेड बाय म्यूनिसिपल बॉडीज इन द सिटीज ट्वाइस ए वीक। वेस्ट कलेक्शन मतलब वेस्ट को कलेक्ट करना। अब ये कह रहे हैं कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं, आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ी होगी, तो उसमें जो अर्बन गवर्नमेंट होती है उसमें 3 प्रकार की म्यूनिसिपल बॉडीज होती है, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आपके शहर में क्या है वो मुझे बताओ कमेंट करके, क्या आपके शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपल काउंसिल है या म्यूनिसिपलिटी है। ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे और शहर का साइज कितना है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल जो बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, वर्कर अपॉइंट करती हैं, और ये वर्कर जो होते हैं ये वेस्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ट्वाइस ए वीक। अब तो यार डेली वेस्ट कलेक्ट होता है, मैं तो यहाँ पे देखता हूँ भरतपुर में, तो यहाँ पे डेली मतलब आती है गाड़ी और डेली वेस्ट को ले जाती है। वेस्टेज विच आर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ हाउस फ्लाइज और एमिट स्मेल शुड बी कलेक्टेड एज सून एज पॉसिबल। ऐसे वेस्ट जो मतलब जहाँ पर मतलब बहुत सारी मक्खियाँ प्रोड्यूस हों, ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मक्खी मच्छर और कीड़े मकोड़े से बन जाते हैं। आपने देखा होगा जब सड़ जाता है ना वेस्ट, तो वहाँ पे बहुत सारे मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं जहाँ पे मतलब ये मक्खी वक्खी बहुत ज़्यादा होने की पनपने की संभावना हो, या जहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, वो जो वेस्ट है उसको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। अगला है रीसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट। रीसाइकल का मतलब उसको दोबारा से यूज करना, रॉ मटेरियल की तरह यूज करना, ठीक है। तो रीसाइक्लिंग रेफर्स टू यूजिंग वेस्ट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू यूजफुल एज रॉ मटेरियल एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो रीसाइक्लिंग में क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको दोबारा से रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, इससे क्या होता है, वेस्ट रिड्यूस होता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जब मैंने काम किया था एक कंपनी में, सेंट गोबेन ग्लास कंपनी है फ्रांस की जिसमें शीशा बनता है, तो वहाँ पे क्या होता था, जब मैं इंजीनियर था तो वहाँ पे शीशा टूट जाता था। अब टूटने के बाद शीशे का कोई यूज नहीं है, तो ऐसे करके ये पूरा की पूरा ग्राउंड हमने बना रखा था। वहाँ पे ग्राउंड में बहुत सारा टूटा हुआ ग्लास था, जैसे मतलब किसी एरिया में गोदाम में भर देते हैं ना, कोई बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं, ऐसे ही वहाँ पर एक पूरा ग्राउंड सा बना रखा था और वो बाउंड्री लगा रखी थी चारों तरफ, टूटा ही टूटा ग्लास। आप देखो जहाँ टूटा ही टूटा ग्लास, अब सोचो इतना सारा टूटा ग्लास, अब नॉर्मल आंधी तूफान चले तो वो अगर गाँव में आ जाए तो हालत ख़राब कर देगा। छोटे छोटे ग्लास के जो पीसेस होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो ग्लास की खासियत ये है, शीशे की ग्लास मतलब शीशा बोल रहा हूँ, तो शीशे की खासियत ये कि वहाँ पर क्या करते थे, शीशे को दोबारा से भट्टी में डाल देते थे फर्नेस में, वो दोबारा पिघल जाता था, दोबारा शीशा बन जाता था। तो शीशा क्या हो रहा है, और आपने गांव में भी देखा होगा, ये बोतल ले जाते हैं, शहरों में भी देखा होगा, जो बोतल होती हैं घर में, और कैसी भी बोतल हो, चाहे पौवा वाली हो वो, ठीक है, तो इनको भी ये दोबारा से ले लेते हैं और इनको पिघला के दोबारा से क्या बना देते हैं, शीशा बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं। तो जो शीशा बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, अब जो वेस्ट है वो रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है, समझ रहे हैं। तो 3 लेवल हैं रिसाइकलिंग करने के। नंबर 1 तो वेस्ट में से ऐसे सब्सटेंस को पहचानना जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, फिर उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज करना और उनसे नए आइटम्स बनाना, उसी रॉ मटेरियल से क्या बनाना, नए आइटम्स बनाना। अगला है एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे देखते हैं भाई पहले तो, ठीक है। तो फायदे में नंबर 1, डिजीज विल बी कंट्रोल्ड एंड पब्लिक हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड। पहली चीज़ तो ये, अगर आप वेस्ट को टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहोगे तो वहाँ पे गंदगी नहीं होगी और मक्खी मच्छर ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी, तो बीमारियाँ भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और बीमारियाँ कम हो जाएंगी तो लोगों की हेल्थ कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। वाटर पोल्यूशन विल डिक्रीज, पानी का जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार, टीवी में देखा होगा, जो मतलब वेस्टेज होता है हम क्या करते हैं,
या बड़े बड़े शहरों में पूरा की पूरा जो शहर का वेस्ट होता है वो नदियों में चला जाता है। अब नदियों को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। गंगा यमुना सारी नदियाँ क्या कर दी हमने, पॉल्यूट कर दी हैं। या शहर में भी तुम देखना अपने आसपास जो पूरा नाली नाले जितने भी होते हैं, हर गली के जितना भी वेस्टेज होता है सारा कहाँ जा रहा है, रिवर्स में। अगर वेस्ट को हम कंट्रोल करेंगे तो पानी भी कैसा होगा, पॉल्यूट नहीं होगा, कम पॉल्यूशन होगा। चीप एंड गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्यूर विल बी अवेलेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। अगर अब जब वेस्ट को प्रोड्यूस करने के बाद क्या है, इसमें से खाद बनता है जिसको मैन्योर बोलते हैं, तो ये सस्ता होगा, इसको बेच सकते हैं। और इसको अगर खेतों में यूज करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इन्वायरमेंट एंड बायोटिक सिस्टम विल बी बेनिफिटेड। और हमारा इन्वायरमेंट डेफिनेटली, जब इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट भी खुश रहेगा। और बायोटिक सिस्टम मतलब जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो भी क्या रहेंगे, बेनिफिट होंगे इससे। और चीप एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो आपको पता है जब वेस्ट को जलाएंगे तो उससे हीट निकलेगी, तो सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोयले वोयले की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल इंक्रीज। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे हर शहर हर कस्बे में, तो आपको पता है बहुत सारे लोग चाहिए हम इसको मैनेज करने के लिए। प्लांट्स चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, सफाई करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, इनको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो इससे क्या होगा, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मतलब लोगों को रोजगार मिलेंगे। स्ट्रे एनिमल विल बी कंट्रोल्ड। अब आपको पता है स्ट्रे एनिमल का मतलब है आवारा जो मतलब जानवर होते हैं जो घूमते रहते हैं इधर उधर, तो वो जानवर भी कंट्रोल हो जाएंगे। जब उनको कुछ मिलेगा ही नहीं इधर उधर तो वो गांव की तरफ चले जाएंगे। नहीं तो तुमने देखा होगा सड़क वड़क पे कुछ जानवर घूमते रहते हैं, आवारा सांड, कई बार तो वो मार देते हैं चोट, किसी को लगी तो नहीं भाई। तो द बर्डन ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल विल डिक्रीज। और हॉस्पिटल में जो पेशेंट का बर्डन है वो डिक्रीज हो जाएगा। बीमारियां जो फैलती हैं, बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी, तो हॉस्पिटल में भी बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फायर एक्सीडेंट, स्प्रेड ऑफ रैट्स इंसेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड। और अब तुमने देखा हो कई बार क्या है, जहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ आग लगने की भी संभावना होती है। चूहे कीड़े मकोड़े ये भी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो अब जब वेस्ट ही नहीं रहेगा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। टूरिज्म सेक्टर विल फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब फलेगा फूलेगा। जो अपना टूरिज्म सेक्टर है, पर्यटन वाला जो सेक्टर है, ये क्या करेगा, फ्लोरिश करेगा। कमेंट करके बताओ टूरिज्म कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो टूरिज्म सेक्टर क्या करेगा, हमारा फ्लोरिश करेगा। अब सीधी सीधी बात है, जब यार किसी देश में और किसी एरिया में बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखेगा तो लोग कहेंगे यार मज़ा आ गया भाई साहब, यस इस, और दूसरों को कहेंगे कि यार आप उस जगह पर बड़ा घूम के आना, बड़ा साफ और स्वच्छ प्लेस है, ठीक है, ओके प्लेस। विच इस ये हो गया हमारा एडवांटेज। अब अगर छोटा सा टॉपिक है, विच स्कीम्स आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड सैनिटेशन। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाउसिंग और सैनिटेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर 3 स्कीम बता रखे हैं। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005, इसमें क्या किया जा रहा है, गरीब लोगों को सहायता प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपना हाउसिंग डेवलपमेंट कर सकें, घर बना सकें। दूसरी स्कीम है बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर। यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि हाउसिंग को इम्प्रूव कर सकें, घर की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और राजीव आवास योजना, इसमें क्या किया जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी दी जाती है किसको, स्लम ड्वेलर्स, जो मतलब झुग्गी झोंपड़ियों में घूमने वाले इधर उधर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाती है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन। ये तो सब जानते होंगे आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक कदम स्वच्छता की ओर, गांधी जी का चश्मा दिख ही रहा है आपको, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन कैसे इमर्ज हुआ, पहले इससे पहले क्या कौन कौन सी स्कीम चलती थी, तो आप ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1986 में एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम था सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, जो 1986 में चलाया था। किस लिए चलाया था, सैनिटेशन के लिए, मतलब स्वच्छता के लिए चलाया था। इसी प्रोग्राम का रीनेम कर दिया, नाम चेंज कर दिया 1999 में नेम चेंज करके क्या रख दिया, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, TSC कर दिया। फिर इसका दोबारा नाम चेंज कर दिया और फिर कर दिया निर्मल भारत अभियान। अब आते हैं 2014 में मोदी जी, और मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, ठीक है। तो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है और इसी दिन मोदी जी ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत मिशन कि अब भारत को क्या बनाना है, स्वच्छ बनाना है। भाई मोदी जी तो बनाएंगे नहीं, इसमें हम सब लोगों को इसमें उनकी हेल्प करनी है। उनकी हेल्प क्या, हम अल्टीमेटली अपनी हेल्प कर रहे हैं। अगर अपना आसपास का एरिया स्वच्छ रहेगा तो फ़ायदा हमारा ही है। वो तो हमें गाइड कर सकते हैं, तो बाकी अपना तो क्या है, अपने घर के लेवल पर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। तो 2 अक्टूबर 2014 को यही जो निर्मल भारत अभियान था वो क्या बना दिया, स्वच्छ भारत अभियान में नाम चेंज कर दिया। तो
ध्यान देना 1986 में जो प्रोग्राम चला था वो था पहला सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, इसका नाम चेंज किया 1999 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन। ईयर भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये याद रखना है ना। और फिर इसका टोटल सैनिटेशन कैंपेन को कर दिया निर्मल भारत अभियान, और 2 अक्टूबर 2014 से इसका नाम कर दिया स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो ये ऐसे करके गाड़ी देखी होंगी अपने चलती होंगी स्वच्छ भारत अभियान की। ओके, तो इसका पर्पज़ क्या था, अपने भारत को, गाँव को क्या बनाना, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना। मतलब खुले में जो लोग शौच करने जाते हैं उनको क्या करना, रोकना। और गांव-गांव में किसका निर्माण करना, गांव-गांव में निर्माण करना टॉयलेट्स का, ताकि लोग खुले में शौच करने ना जाएं, ताकि बीमारियां कंट्रोल हो सकें और घर में ही शौच करें। तो ठीक है, तो इनका पर्पज़ क्या था कि भारत को 2 अक्टूबर 2019 तक, मतलब 5 साल का पूरा टारगेट लिया, कैसा बनाना है, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। तो ये जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और लोगों के अंदर इन्होंने, इस प्रोग्राम ने क्या कर दी, एकदम मेंटेलिटी चेंज कर दी, और ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आया इसका। गांव के लेवल पर आप देख लो, घर घर में मोस्टली आज की डेट में टॉयलेट्स हैं। और एक मूवी भी आई थी, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था, टॉयलेट एक प्रेम का था। गाँव में आपने देखा होगा घर में टॉयलेट बनाते नहीं थे लोग, क्या एक कंजर्वेटिव सोच वाले होते हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है, वो गलत सोचते हैं। तो वो सोच में भी क्या आया, परिवर्तन आया है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन, इसका पर्पज़ यही था कि टॉयलेट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करना सारी की सारी गांव की जो फैमिलीज हैं। इसके तहत गवर्नमेंट 12,000 रुपये देती है, 12,000 रुपये देती है प्रत्येक रूरल फैमिली को, क्या बनवाने के लिए, टॉयलेट्स बनवाने के लिए। ठीक है, सरकार पैसा भी दे रही है यार, और क्या कर सकती है बताओ सरकार। ठीक है, तो ये है, और इन पर आपने देखा होगा नाम लिख देते हैं इज्जत घर। ठीक है, गांव की महिलाएं ताकि बाहर ना जाएं और घर में ही शौच करें, तो बहुत ज़रूरी है घर पे करना। तो आपको पता ही इनके बहुत सारे नुकसान हैं। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 20 भी फिनिश हुआ। सो अब थोड़े बहुत कुछ लेक्चर्स रह गए हमारे हिस्ट्री के, वो भी मैं अब बहुत जल्दी फिनिश कर दूंगा। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। सो अपना टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, लकी एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल एज वेल एज जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।